Hello everybody, welcome to Exampur. I hope you are doing well and your study is at the culminating extent. So ladies and gentlemen, कल के पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आप सभी को सॉइल हाइड्रोलिक्स का एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम आता है पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर से पहले मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली कल हमने करा क्या था। कल इफेक्टिव स्ट्रेस थ्योरी को स्टार्ट किया था और पाइपिंग फेलियर पे आप लोगों का एंड किया था। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आप सभी को एक टॉपिक जो आपके सॉइल हाइड्रोलिक्स यूनिट से शेष बचा है वो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। कोई ऐसा बड़ा चौड़ा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे जवानों, मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं जो हमने बेसिकली पहले पढ़े हैं, परमेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड ही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। वो क्वेश्चन डिस्कस कर आगे बढ़ना चाहता हूं। तो चलिए एक बारी मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम ये टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उन पढ़े हुए का हम लोगों को एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, बस। और कोई रीजन नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 स्पेसिमेन क्ले ए एंड बी आर टेस्टेड इन द कंसोलिडेटेड apparatus। ये क्वेश्चन भाई ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, कंसोलिडेशन चैप्टर से आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आगे लेकर चलता हूं इसको, ठीक है। हाँ भाई, नाउ द क्वेश्चन इज displayed to you on the screen. What the question is saying to you, Darcy law is not applicable for the flow in what? डार्सी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? हमको पता है पहली बात तो डार्सी लॉ लैमिनार फ्लो के लिए रहता है। और मैंने आपको जब डार्सी लॉ के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कहा था फाइन सॉइल के लिए एप्लीकेबल रहेगा, कोर्स सॉइल के लिए डार्सी लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोर्स सॉइल के अंदर आपके पानी का फ्लो ज्यादा होता है जिसकी वजह से टर्बुलेंस आ जाती है। तो हमें पता है कि कोर्स सॉइल हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होता है सैंड, एक होता है ग्रेवल। अच्छा, सैंड भी यहां पे दे रखा है, लेकिन सैंड के आगे लिखा हुआ है फाइन सैंड। फाइन सैंड है तो हम उसको मानकर चलेंगे कि वो फाइन सॉइल की कैटेगरी में रखा हुआ है, उसको फाइन सैंड ही लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही बन रहा है, ग्रेवल हम लोगों ने जाना था। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, कैपिलरी वाटर इन सॉइल क्या करता है? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर देता है, इफेक्टिव स्ट्रेस को घटा देता है, बियरिंग कैपेसिटी को घटा देता है, या सारे के सारे सही है? कल ही हमने जाना था कि कैपिलरी वाटर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर देगा जिसके कारण आप लोगों का इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है, सारी की सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, मतलब बियरिंग कैपेसिटी, शेयरिंग स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, वो सारी बढ़ जाती है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाता है वो। तो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर ग्रेडियंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच सॉइल द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज विल बी लीस्ट। इनमें से किस में कैपिलरी सबसे कम आएगा? जैसा कि आपको याद होना चाहिए, कल मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था, थ्योरेटिकली हम कहते हैं क्ले में सबसे ज्यादा, सिल्ट में उससे कम, सैंड में उससे कम देखने को मिलती है, और ग्रेवल के अंदर कैपिलरी हाइट 0 होता है। ग्रेवल में कैपिलरी कभी नहीं होता क्योंकि उसमें चार्ज बिल्कुल नहीं आता। और प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो मैंने यह भी कहा था, प्रैक्टिकली सिल्ट में सबसे ज्यादा होता है, क्ले में उससे कम होता है, सैंड में उससे कम होता है, लेकिन यूपी SSC जेईई एग्जाम के लिए वो याद रखना था। तो सबसे कम किस में है इसमें से? मैंने कहा सैंड में सबसे कम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, आपको दिख रहा है। अच्छा, यहां पे सैंड ऑप्शन नहीं आएगा। आप देखो सैंड के कंपैरिजन में अपने आप कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अब यहां नहीं पढ़ाया है, ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग क्या कहेगा? फाइन ग्रेवल। मुझको पता है ग्रेवल कितना ही फाइन हो सैंड से बड़ा होगा, ग्रेवल कितना ही फाइन हो सैंड से बड़ा होगा। और मुझको पता है ग्रेवल के अंदर तो कैपिलैरिटी 0 होती है, मैंने पढ़ाया था। तो इसका आंसर असल में सैंड ना होकर ग्रेवल की तरफ चले जाएगा, क्योंकि ग्रेवल उपस्थित है। अगर ग्रेवल नहीं होता तो सैंड होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये E1/E2 का होल स्क्वायर है।
ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक बच्चे को ये डाउट भेजा था, मतलब उसने डाउट पूछा था तो मैंने बताया था, वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, यूपी का ही क्वेश्चन था। इफ द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल एट द वॉइड रेशियो E1 एंड E2 आर K1 एंड K2, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? भाई पॉइसली फॉर्मूले के मुताबिक हम सबको पता है K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E³ अपॉन 1 प्लस E, और मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूं K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू E1 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर। कोई डाउट है क्या किसी को? मैंने आपको बताया होगा ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है, ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है। अब ऑप्शन में एग्जैक्ट की कोई बात नहीं करी रखी, लेकिन E1 अपॉन E2 का होल स्क्वायर गिवन है, तो मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। बाई चांस ये स्क्वायर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, इसमें शक नहीं है, बेसिक चीज है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड द यूनिट वेट ऑफ अ फ्लूइड आर रिड्यूस्ड टू 70 and 90%. ऑन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो चेंज इन द परमेबिलिटी क्या होगी? बहुत आसान है। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कह रहे हैं तापमान के बढ़ाने की वजह से तुम लोगों का मान लो μ1 जो है वो म्यू है, तुम लोगों का μ1 म्यू है, और तुम्हें कह रहा है कि यूनिट वेट जो है गामा W वो असल में गामा 1 ही है, लेकिन μ2 कितना हो रहा है? 70% हो रहा है। 70% का मतलब 0.7 ऑफ μ1, और गामा W2 कितना हो रहा है? दैट इज ऑफ 90%, आई थिंक सो, हाँ 0.9 ऑफ गामा W1। तुम यहां से जानते हो, लिख सकते हो K2 बाय K1 इज इक्वल टू में गामा W1 बाय μ1, सॉरी μ2 अपॉन गामा W1 बाय μ1। आप इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं यहां पर। आपने लिखा गामा W2 है 0.9 ऑफ गामा W1, और ये 0.7 टाइम्स ऑफ μ1 अपॉन गामा W अपॉन μ1, ये पूरा काटा। तुम्हारे पास K2 अपॉन K1 आ रहा है 9/7, यानी आपका K2 की मात्रा आ रही है 9/7 ऑफ K1। लेकिन क्वेश्चन में तुमको बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के चेंज को निकालो, और परसेंटेज में आंसर है पूरा। तुम यहां से कह सकते हो जनाब परसेंटेज का मतलब K2 माइनस K1 अपॉन K1। तुम यहां से लिख सकते हो 9/7 माइनस में 1 अपॉन में 1, मतलब K1 हर जगह से कट जाएगा। आंसर आएगा 2/7 इंटू 100। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जो ऑप्शन मैच करता हो लगा देंगे, ठीक है, इजी था। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझे स्क्रीन पे? अ होमोजीनियस अर्थन डैम, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा है। 24 मीटर इन हाइट एंड हैव अ फ्री बोर्ड ऑफ 4 मीटर। फ्लोनेट ड्रॉन फॉर द डैम इंडिकेट्स। फ्लोनेट के बारे में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आज ही पढ़ाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहा हूं, लेकिन आधे घंटे बाद दोबारा इस पर आऊंगा मैं, ठीक है, याद रखेंगे। अभी बात आती है यहां पर, कांस्टेंट हेड परमेमीटर इज सुटेबल फॉर व्हाट? कांस्टेंट हेड परमेमीटर आप लोगों का किसके लिए सुटेबल रहता है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सबको मैंने कहा था C फॉर कांस्टेंट, C फॉर कोर्स होता है, और इनमें से कोर्स मिट्टी कौन सी है? सबको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, कोर्स ग्रेन सॉइल। खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आना चाहूंगा। द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ अ सीपेज वाटर थ्रू द सॉइल इज व्हाट? एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप ऑफ द फ्लो लाइन, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, रेशियो ऑफ टोटल हेड टू द लेंथ, रेशियो ऑफ हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ द सीपेज। मैंने कल ही बताया था कि एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर होता है, और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डार्सी लॉ में यूज होने वाला आई है, मैंने कल ही बताया था। तो आई क्या होता है बच्चे?
सबको पता है हेड लॉस जो भी हो रहा है अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सीपेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है हेड लॉस टू द लेंथ इज कॉल्ड आई और एग्जिट ग्रेडियंट वो ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज व्हाट। अभी सबको पता है, देखो फाइन ग्रेन है तो परमेबिलिटी कैसी है, बहुत कम है, लो परमेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि परमेबिलिटी एकदम कम जा रही है, यानी ऑप्शन ए या सी में से जाएगा। और फाइन सॉइल के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। ये मैं तुमको पढ़ाया नहीं है, असल में ये टॉपिक तुम्हारा रह गया, सरफेस चार्ज वाला और क्ले मिनरोलॉजी वाला, वो मैं तुमको पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे, इसके बाद ही पढ़ा दूंगा। फाइन सॉइल के अंदर चार्ज होता है और चार्ज क्या करता है, आपस में बॉन्डिंग बनाता है, कोहेजन रखता है। कोहेजन रखने के कारण वो कॉम्प्रेसिबल होता है। हाँ, फाइन सॉइल चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी को तुम दबा सकते हो, बिल्कुल रेत को दबा सकते हो नहीं, चिकनी मिट्टी दब जाती है। तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी भी ठीक ठाक रखता है और परमेबिलिटी इसकी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, लो परमेबिलिटी हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिटवीन टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन। देखो भाई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का एक ही फॉर्मूला होता है और कोई नहीं होता कभी भी। अब ये बाकी बात जो लिख रखी है ना, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बारे में पढ़ाया नहीं है तुमको, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच बाई एल, बस। इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा क्या है, आज ही पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है लूज यूनिफॉर्म सैंड हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ दिस, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड कितना है। तो भाई अगर तुम लोगों को याद हो कि इफेक्टिव साइज के हिसाब से बातें चलती थी, तो एलन हेजन फॉर्मूला मैंने तुमको बताया होगा। भाई बताया होगा क्या मतलब, पता ही था यार। 100 इंटू डी डायमीटर साइज तुमको गिवन है, दैट इज व्हाट 0.05 का होल स्क्वायर। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब कैलकुलेशन पार्ट सबको आता है, एलन हेजन फॉर्मूला मैंने यूज करा और उससे मेरा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे मेरी बात आती है यहां पर, in a soil deposited of two layers of equal thickness, the permeability of first and second are in the ratio of 1:2, ratio of average horizontal to the vertical direction की permeability का एवरेज क्या होगा, रेशियो। बहुत इजी है, जरा ध्यान देना क्या कह रहा है। क्वेश्चन में तुमको बोल रखा है कि H1 इज इक्वल टू H2 है और K1 अपॉन K2 जो है वो 1:2 है। यानी तुम लिख सकते हो K1 इज इक्वल टू एक्स और K2 इज इक्वल टू 2x। तुम फॉर्मूला जानते हो KH का, K1 H1 प्लस K2 H2 अपॉन H1 प्लस H2, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, मान लो इसको मैंने H मान लिया, मैंने कहा x इंटू एच प्लस 2x इंटू एच अपॉन 2h, यानी मेरे पास ये आ रहा है 3/2, बस डायरेक्टली यही आ रहा है, 3/2 इंटू एक्स, यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सिमिलरली तुम सॉल्व करोगे केवी के लिए, केवी कितना आ रहा है, तुमने कहा भाई H1 प्लस H2 अपॉन H1 अपॉन K1, H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2। तुम इसको सॉल्व करोगे, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 2x 2 प्लस 1 3, यानी 3/2 आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो इसका आंसर आ रहा है 4/3x, ये आ रहा है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे 4x/3, सॉरी 4/3x नहीं 4x/3। तुमको कह रहा है रेशियो निकालनी है, तुम लिख सकते हो 3x/2 इंटू में 3/4x, x से x काटा, बाकी तो 9/8 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का 9/8 आ रहा है। अगर आप ध्यान दो तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जस्ट फॉर्मूला लगाया, H1 और H2 बराबर था,
K1/K2 की रेशियो गिवन है, इतना सबको आता है, रीजनिंग मैथमेटिक्स सब पढ़ रखा है तुमने, तो मैंने इसको जस्ट सॉल्व करा, बच्चों वाली चीज है, तुम कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ये थे परमेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आधार पे हम इतना कॉन्फिडेंस तो गेन कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि परमेबिलिटी में जो भी हमने पढ़ा बस उतना भी पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं तो सीना ठोक के कह रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारा हो जाएगा। तुम इतना भी पढ़ के जाओ, जो मैं तुम्हें लेक्चर में दे रहा हूं उतना डाटा अपने दिमाग में रखना बस, और मत करो, बेशक यूपी में खेल जाओगे। पिछली वीडियो कैसे मिलेंगी? पिछली वीडियो आपको वो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना यूपी के क्रैश कोर्स में सॉइल मैकेनिक्स का, लाइन से चल रही है उसमें वीडियो बच्चे, आप जाओ देखो। हाँ तबीयत ठीक नहीं है, आज बहुत तेज बुखार लग रहा है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवाना चाहता हूँ। अभी अभी मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में आया, मैं लिखवाना भूल गया था। सॉइल वर्सेस परमेबिलिटी का एक चार्ट होता है। सबसे पहले बात करता हूँ ग्रेवल की। ग्रेवल की परमेबिलिटी किसके बीच में लाया करती है? 1 से लेके 100 तक, ठीक है। उसके बाद मेरी बात आती है सैंड की। सैंड की परमेबिलिटी 1 से लेके 10⁻³ तक, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 से लेके 10⁻³ सेंटीमीटर तक वेरी करती है। उसके बाद बात आती है सिल्ट की। सिल्ट की परमेबिलिटी 10⁻³ से 10⁻6 तक जाती है। और फिर मेरी बात आती है यहाँ पर क्ले। तो बेटा क्ले की परमेबिलिटी 10⁻6 से भी छोटी होती है, 10⁻6 से 10⁻9 तक जाती है ये। तो मतलब तुम लिख सकते हो -9 तक जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना भाई, क्योंकि तुम्हारे यूपी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। मेरे क्वेश्चन देखने के बाद अभी अभी दिमाग में आया, ये मैं भूल गया था। क्लियर है? ये टेबल याद करना, वैसे तुम्हें याद भी होगी बस। अभी इसके बाद मेरा जो लास्ट में टॉपिक रहता है दैट इज द फ्लो नेट। अब बस एक ही टॉपिक रहता है, आगे बढ़ू। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का खत्म करा रहा हूं। कमेंट आज मैं तुम्हारे देख नहीं पा रहा क्योंकि एडिटर है नहीं, और कमेंट स्क्रीन पे तुम बेशक कर रहे हो लेकिन मुझे सिर्फ वीडियो दिख रही है। एडजस्ट करना, कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। वैसे तो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो मेरे मुताबिक, जो जोश और दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर वो है नहीं, सच बोल रहा हूँ। बल्कि तुमसे ज़्यादा जोश तो मुझे अपने अंदर दिख रहा है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा होगा जो मैं इतने बुखार में क्लास ले रहा हूँ, वरना मैं नहीं लेता। तुम तो बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे। बुरा मत मानना, अभी बच्चे नहीं हो कि मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाऊं या तुम्हें चम्मच में घी पिलाऊं। मतलब जो सत्य है वो है, इसमें क्या है, फेस तो करना ही है, आज नहीं तो कल। तो थोड़ा सा समझ जाओ, बस इतना ही कहेंगे। आगे मेरी बात आती है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइंड एज फ्लो नेट। अगला मेरा टॉपिक आता है जिसको मैं नाम देता हूं फ्लो नेट का। ये सब तो हमने कल ही पढ़ लिया था, पाइपिंग फेलियर के बारे में तो कल ही पढ़ा था। अभी जो मेरे पास अगला टॉपिक आता है वो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे फ्लो नेट। फ्लो नेट होता क्या है? फ्लो नेट होता क्या है जरा समझते हैं। फ्लो नेट इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिख लो एक बार, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इन द सॉइल। मैं गूगल पे तुम्हें एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, उस पिक्चर के माध्यम से तुम सब कुछ समझ जाओगे। 1 मिनट का पेशेंस करेंगे।
यहां पे देखो, आप लोगों ने क्या करा, ये आपकी मिट्टी का एक मॉडल बना रखा है डैम की तरह। इस मॉडल के अंदर तुम देखो कि तुम्हारी जो पानी है वो आपको सबको दिख रहा है। ये पानी आपका यहां पर है जिसको अपस्ट्रीम का नाम दिया, और ये वाला पार्ट हो गया डाउनस्ट्रीम। आप देखो इसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्से से इंक आ रही है और वो इंक इस तरह से आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, और दूसरी तरफ से रेड इंक आ रही है और वो इस तरह से आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। सिमिलरली तीसरे जगह से जो पानी तुम डालोगे या कोई इंक डालोगे तो वो इंक आगे इस तरीके से ट्रेवल करेगी। ये इंक जो ट्रेवल कर रही है ये असलियत में कर रही है, मैं आपको दिखावा नहीं कह रहा, ये असलियत में एक्सपेरिमेंट वीडियो है यूट्यूब पर, वो तो ये मैं इमेज की मदद से समझा रहा हूं। और तुमको पता है जनाब कि तुम्हारी जैसे जैसे ये इंक आपकी मिट्टी में से ट्रेवल करेगी, इस इंक के अंदर 100% तुमको एक एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा। और ये एनर्जी का लॉस बेसिकली तुम्हारे फ्लो की एनर्जी को कम कर रहा है। जैसे जैसे ये लॉस बढ़ेगा तुम्हारा पानी आगे बहना बंद हो जाएगा, है ना। और तुम्हें मैंने कहा कॉमन सेंस क्या कहती है, मान लो तुमने अपनी मिट्टी के अंदर 4 पॉइंट बनाए, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुमने कहा भाई पहले पॉइंट पे तुम्हारे मिट्टी के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा है, दूसरे पे गए तो एनर्जी कुछ लॉस हो गई, तीसरे पे गए तो और लॉस हो गई, चौथे पे गए तो और लॉस हो गई। यानी जैसे जैसे ट्रेवल कर रहे हो वैसे वैसे एनर्जी लॉस हो रही है। मान लो तुम्हें मैंने कहा जनाब तुम्हारे पहले पॉइंट पे जो एनर्जी थी उसकी वैल्यू थी 25 जूल, एग्जांपल दे रहा हूं मैं जस्ट, और तीसरे पॉइंट पे जो एनर्जी थी वो एनर्जी थी 15 जूल। अब यही 25 और 15, यही 25 और 15 तुमको इससे ऊपर भी देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले पानी जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते पे भी 25 जूल की एनर्जी का कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। तुमने कहा ये 25 जूल का पॉइंट मान लो ये है, 15 जूल वाला पॉइंट ये है। सिमिलरली जब तुम नीचे वाली पॉइंट को देखोगे तो नीचे भी तुम्हें कोई ना कोई 25 और 15 वाला पॉइंट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन सभी 25 जूल वाले पॉइंट को जितनी भी धाराएं बह रही थी, भाई ऊपर नीचे 3 धाराओं को मैंने यहां पर प्रोवाइड किया था, तीनों धाराओं में 25 जूल वाले पॉइंट को तुमने मिला दिया एक लाइन से। उस लाइन के ऊपर कहीं पर भी मैं देखूं, मतलब 25 25 25 25 25, हर जगह 25 ही जूल की एनर्जी है। उस एनर्जी को अंग्रेजी भाषा में असल में पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर एनर्जी है, मतलब होता है। अंग्रेजी वर्ड है पोटेंशियल और कुछ नहीं है। और इक्वी का मतलब होता है इक्वल। वो एक मैंने लाइन खींच दी, काल्पनिक लाइन। मैंने कहा कि उस लाइन के ऊपर आने वाले हर बिंदु पर समान ऊर्जा है, समान एनर्जी है। और सिमिलरली मैंने 25 से 15 की तरफ एक और लाइन खींच दी। सारे पॉइंट 15 जूल के एनर्जी वाले पॉइंट्स को मैंने एक लाइन से जोड़ दिया। उस लाइन को मैंने 15 जूल की लाइन कही। अब वो लाइन जो 25 जूल की और 15 जूल की है वो असल में अपने आप में पूरी लाइन पे एक ही एनर्जी शो कर रही है ना, इसलिए उसको इक्वे पोटेंशियल लाइन के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ तुम मेरे नोट्स पे। नोट्स वाली पिक्चर में तुमको देखने मात्र से सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारा अपस्ट्रीम है, ये तुम्हारा डाउनस्ट्रीम है, पानी का लेवल एच है। इस पानी के लेवल की वजह से कुछ एनर्जी है पानी के अंदर। आपका फ्लो इधर से आगे की तरफ जा रहा है, इधर से आगे की तरफ जा रहा है और इधर से आगे की तरफ जा रहा है। ये जो लाइन है, इन लाइंस में आपका पानी चल रहा है और इनको मैं अंग्रेजी भाषा में नाम देता हूं स्ट्रीम लाइंस। यानी पानी की स्ट्रीम जिस लाइन के अलोंग, जिस चैनल के अलोंग चल रही है उसको स्ट्रीम लाइन कहते हैं। और मुझे पता है जैसे जैसे आगे जाएगी उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। और मिट्टी के अंदर
सारे इक्वल एनर्जीज को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ये टेढ़ी आड़ी टेढ़ी अपने आप बन रही है, मैं नहीं बना रहा, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो सारे पॉइंट्स को इक्वल एनर्जीज को ज्वाइन कर रही है, जहां जो एनर्जी का पॉइंट मिला उसको ज्वाइन करते हुए आगे आ गई। इन लाइंस को इक्विपोटेंशियल लाइन के नाम से जाना। और हमेशा ऐसा देखा कि ये जो स्ट्रीम लाइन है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम पढ़ते हो कि ये दोनों आपस में हमेशा लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। स्ट्रीम लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज ऑलवेज। तुमने कहा कि ये ठीक है, फ्लो नेट क्या है? वो जो पूरा प्रक्रिया तुमको मैंने अभी गूगल में दिखाया था, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो तुमने पेपर पे बनाई है, उसको फ्लो नेट के नाम से जाना जाता है। अब फ्लो नेट बेसिकली क्या होता है कि ये इक्विपोटेंशियल और स्ट्रीम लाइन के बीच का एक छोटा सा हिस्सा तुम ऐसे काट दो, दो इक्विपोटेंशियल लाइन के और दो स्ट्रीम लाइन के बीच का छोटा सा हिस्सा, उसको फ्लो नेट के नाम से जाना जा रहा है, और कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज है। सुनना अभी, इसको हम फ्लो नेट भी कहते हैं, कई बार फ्लो फील्ड के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फिर भी याद रखना। और ये फ्लो फील्ड की जो शेप होती है वो स्क्वायर भी हो जाती है, जनरली तो वो स्क्वायर ही रहती है, कई बार वो कर्वी स्क्वायर भी हो जाती है। कर्व स्क्वायर यानी ये जो लाइंस है ये कई बार ऐसे गोल शेप में भी आती है, हमेशा सीधी नहीं रहती। जैसे आप देख रहे हो ये गोल है, तो ये कर्वी स्क्वायर है, ठीक है, समझ आ गया। अब ये फ्लो नेट क्या है वो भी क्लियर हो गया। अब मेरी बात आती है यहां पर, दो टर्म आती है आपके पास, एक होता है एनडी, एक होता है एनएफ। मैंने तुम्हें कहा मान लो तुम्हारे पास दो लाइन है, ये वाली लाइन की ऊर्जा है 25 जूल, इस वाली लाइन की ऊर्जा है 15 जूल, इस वाली लाइन की ऊर्जा है 10 कम करो 5 जूल, ठीक है। मतलब यहां तक मैंने लिया। मैंने कहा जब आपका लिक्विड 25 जूल से 15 जूल की तरफ जा रहा है, 25 जूल से निकल चुका है, 15 जूल पे पहुंच गया, तो मैंने कहा तुम्हारे लिक्विड ने बीच में कितनी एनर्जी का लॉस किया? तुमने कहा सर कॉमन सेंस है, 25 से निकला 15 तक पहुंचा, इसका मतलब बीच में उसने 10 जूल का लॉस किया एनर्जी का। और मैंने फिर अगली प्रक्रिया में तुमसे पूछा 15 से निकल चुका है लेकिन 5 पे पहुंच रहा है, बीच में फिर कितना लॉस करा? तुमने कहा फिर से 10 जूल का एनर्जी का लॉस हुआ, इसमें शक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को समझना, एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये क्या है? लॉस है, और लॉस को कहते हैं गिरना। लॉस को हम लोग ड्रॉप के नाम से जानते हैं, और दोनों जगह 10-10 का ही लॉस हो रहा है, इक्वल एनर्जी का ड्रॉप हो रहा है। इसीलिए इस गैप को हम पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। समझे आप लोग? इसको पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं, समझे ना? पक्का समझ में आना चाहिए। तो यहां से यहां तक गया, 25 से 5 तक जाने में आपने कितने ड्रॉप्स का सामना करा? आपने कहा 2 ड्रॉप का सामना देखने को मिल रहा है, 2 ड्रॉप आ रहे हैं आपके पास, 10 + 10 के 2 ड्रॉप आ रहे हैं। तो अगर मैं तुमको कहूं कि पिक्चर से देखकर तुमको यह बताना है कि उसमें ड्रॉप कितने हैं, तो तुम कह सकते हो जनाब टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस में से 1 घटा दो। 3 लाइन थी 25, 15, 5, उसमें से 1 घटा दिया तो 2 ड्रॉप आ गए। 4 लाइन होती तो 3 ड्रॉप हो जाते। ऐसे करके हम ड्रॉप्स को बनाते हैं। ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स एनडी होता है। और फ्लो चैनल्स क्या है? जितने चैनल्स में से तुम्हारा फ्लो हो रहा है, 1, 2, 3, 4 चैनल्स बन रहे हैं, वो तो पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा, उसमें तो कोई बनाने की दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एनएफ होता है। और फ्लो नेट की मदद से हम काफी चीजों का पता करते हैं। अब हम फ्लो नेट की थ्योरी को पढ़ते हैं, किस तरीके से थ्योरी आगे चलती है। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो वो बेसिक चीज, फ्लो नेट जो है तुम्हारे पानी का डिस्चार्ज निकालने के काम में आता है। उसका फॉर्मूला होता है बच्चे K × H × NF/ND।
K होता है परमेबिलिटी, Q होता है डिस्चार्ज, H होता है टोटल पानी का हेड कितना था, बाकी चीजें सब लिखी है, नंबर ऑफ ड्रॉप, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। कुछ पॉइंट लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है जनरली, तो इसीलिए मेरा अनुरोध बच्चे याद रखिएगा। फ्लो नेट विल रिमेन सेम if upstream and downstream water levels are interchanged and direction of the flow is reversed provided flow boundary change नहीं हो रही। फ्लो कंडीशन सारी सेम है, अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम कर दो, डाउनस्ट्रीम को अपस्ट्रीम कर दो और पानी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। क्या मजाक है, पहले पानी ऐसे बह रहा था, अब पानी ऐसे बह रहा है, मिट्टी तो सेम है, मिट्टी में क्या फर्क है। फ्लो नेट चेंज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फ्लो नेट इज चेंज अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज कर दी जाए। इट मींस हर मिट्टी के लिए बाउंड्री कंडीशन का मतलब हो गया टाइप ऑफ द सॉइल। क्ले के लिए फ्लो नेट अलग है, सैंड के लिए अलग है, सिल्ट के लिए अलग है, सिल्टी क्ले के लिए अलग है, हर मिट्टी के लिए अलग होता है। तो मिट्टी चेंज कर दोगे तो फ्लो नेट बदल जाएगा, लेकिन रिवर्स करने पे नहीं बदलता। हाँ बस कुछ नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चे, फ्लो नेट कहां का यूज होता है। सबसे पहले फ्लो नेट की मदद से एग्जिट ग्रेडियंट निकलता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालने में काम आता है, सीपेज प्रेशर निकालने में काम आता है। फॉर्मूले सबके सेम है, ये फॉर्मूला सबका सेम है। तो सर कैसे होता है ये मत पूछना, ये क्वेश्चन कराएंगे ना तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बच्चों वाली चीज है। फ्लो लाइंस क्या होता है, विच रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, जिस रास्ते से पानी बहता है। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, दीज आर द लाइंस विच ज्वाइन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल हेड, इक्वल एनर्जी लेवल्स। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मैंने तुमको बताया लगभग ये स्क्वायर होती है। हर फील्ड से पास होने वाला डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, हर फील्ड से पास होने वाला डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। और अगर सॉइल आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज शो करती है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये है, अगर एनाइसोट्रॉपिक है ना तो वहां पे K की वैल्यू बदल जाती है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग, यानी परमेबिलिटी हर डायरेक्शन में अलग है, X की अलग, Y की अलग, Z की अलग। तो परमेबिलिटी इस तरीके से निकाली जाती है, KX हाँ भाई, X की परमेबिलिटी, Y की परमेबिलिटी, Z की परमेबिलिटी, तीनों को मल्टीप्लाई करा और जितने मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी पावर आएगी। 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 की पावर, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/3, 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/5, तो वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के केस में बदलता रहता है, ठीक ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख लो, K रिजल्टेंट इज इक्वल टू K1 K2 अप टू Kn की पावर 1/n, ये याद रख, ठीक है बच्चे। अभी फ्लोनेट खत्म, यही होता है, बाकी तो कुछ नहीं है फ्लोनेट में। एक क्वेश्चन है जो मैं आज लाया नहीं हूं, है तो गेट लेवल का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कराऊंगा, वो मैं कल करा दूंगा। लेकिन अभी वो फ्लोनेट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। जो क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया था ना, वो मैं कह रहा था कि फ्लोनेट वाला मैं कराऊंगा। हाँ भाई, ये रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते, आंसर छोड़ना। कह रहा है कि एक होमोजीनियस डैम है, 24 मीटर की हाइट है, 4 मीटर का फ्री बोर्ड है। फ्लोनेट ड्रॉन फ्रॉम द डैम इंडिकेट दैट नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप 12 है, फ्लो चैनल 3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी गिवन है, तो कह रहे डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है वो बताओ। अभी सबको क्वेश्चन के अंदर सब कुछ तो गिवन है, तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी गिवन है,
तुम लोगों को नंबर ऑफ फ्लो चैनल भी गिवन है, परमेबिलिटी भी गिवन है, एवरीबडी नोज दैट। डिस्चार्ज पर यूनिट दिस इज इक्वल टू के इंटू एच इंटू एन एफ बाई एन डी। मेजर चीज है ये एच क्या है, आपको कह रहा है टोटल 24 मीटर है, लेकिन उसमें से 4 मीटर जो है वो फ्री बोर्ड है। पानी कहां तक है, पानी तो सिर्फ 20 मीटर तक है, और अपने को पानी के ही हेड की जरूरत होती है, ये कंफ्यूजन है बस, और कुछ नहीं है। अपने को जरूरत तो उसी की होती है जितना पानी भरा हुआ है। टोटल हाइट का मुझे क्या लेना, मेरा पानी के जितनी एनर्जी है, पानी की जितनी हाइट है, उसी से तो मिट्टी में पानी जा रहा है, तो मुझे पानी की हाइट चाहिए, यानी 20 मीटर लूंगा। वैल्यू पुट करता हूं, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू एन एफ कितना है 3, एन डी है तुम्हारा 12, 1/4 5, यानी 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे मैच कर लो एक बारी, ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है, देखो वो -5 कर दिया ना उन्होंने, एक ही बात है। तो भाई यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, और मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विश्राम तो नहीं देना चाहता, दिखावे में कुछ नहीं रखा, बुखार हो रहा है और मेरा मन भी नहीं है पढ़ाने का, वो तो मुझे चैप्टर पूरा कराना था इसलिए करा दिया। एक बात कहना चाहता हूँ, कल का जो तुम्हारा सेशन होगा, इट इज वन ऑफ द मार्वलस सेशन इट विल बी गोइंग टू एक्चुअली, क्योंकि कल के सेशन में मैं वो लिखवाने वाला हूं जो मैंने आज तक लिखवाया नहीं है। पढ़ा तो दिया, टॉपिक पढ़ा चुका हूं, बट मैंने वो इंपॉर्टेंट टर्म्स छुड़वा रखी थी। मैंने ये कहा था कि ये खत्म हो जाएगा जब चैप्टर, तो मैं तुमको वो पढ़ाऊंगा। सभी बच्चों से मेरा विनम्र के साथ निवेदन है, कल के सेशन में जरूर आना। आओ नहीं तो कल का सेशन तो रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि कल मैं वो लिखवाने वाला हूं जो नहीं है इस किताब में, जो नहीं मिलेगा आपको आपकी जनरल किताबों में, मतलब बहुत ढूंढने के बाद मिलता है और इम्पॉर्टेंट है। तो कल एक्स्ट्रा वन लाइनर्स लिखवाऊंगा, तो इसीलिए सभी बच्चों से अनुरोध है मेरे साथ बनिएगा। अभी चलता हूँ, थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग मी, जय हिंद, बाय।